हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप जीवन में सफल हो, आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाए। हम चर्चा कर रहे थे अपना राजस्थान के इतिहास में, और राजस्थान के इतिहास में हमने पॉइंट स्टार्ट किया हुआ था प्राचीनतम सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं, इसमें हमने 3 सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। पहला हमने विराट देखा, जो जयपुर के आसपास क्षेत्र में विकसित है। विराट सभ्यता कहाँ पर है? विराटनगर है, वहां पर बसी हुई है। कौन सी आती है? विराट सभ्यता है, जिसकी खोज 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। दूसरा हमने देखा था गणेश्वर सभ्यता है, जो खंडेला की पहाड़ियों के पास एक नदी निकलती है जिसका नाम कौन सा है? कांतली नदी है। वहां पर एक सभ्यता बसती है जिसका नाम कौन सा है? गणेश्वर सभ्यता है। तीसरा हमने देखा था आहड़ सभ्यता है, जो आहड़ नदी के किनारे बसी हुई है। आहड़ नदी किनारे उदयपुर में है। कौन जिला पूछेगा तो उदयपुर है, और नदी की पूछेगा तो कौन सा? आहड़ नदी के किनारे बसी हुई है। तो इस प्रकार हमने क्या 3 सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी। इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि कहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं, कहाँ पर अनाज के बोरे मिले हैं, ठीक है, कोठे मिले हैं, ओवरी मिली है। इस प्रकार हमने सारी डिटेल चर्चा की थी। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और नवीनतम जो एक सभ्यता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा है। आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कालीबंगा, पहले तो पॉइंट आता है कि कालीबंगा है कहाँ। ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? पहला विराट थी, वो जयपुर में। दूसरी गणेश्वर सीकर थी, और तीसरी अगर हम बात करते हैं कि जो आहड़ सभ्यता है वो कहाँ पर? उदयपुर में। इसी प्रकार चौथी सभ्यता पढ़ेंगे, कालीबंगा है। इसमें पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा, कालीबंगा है कहाँ। कालीबंगा जो सभ्यता है कौन से जिले में स्थित है? कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो ये हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का सामान्य अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां हैं। काली प्लस बंगा है, कालीबंगा है। सरदार लोग कहते हैं बंगा कैसी? काली है। तिरबंगा केड़ियां, कालियां कालियां, ठीक है। तो इस प्रकार कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होती है, ठीक है। काले रंग की जो चूड़ियां होती है, इसी से बना है अपना कालीबंगा है, जो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। अब प्रश्न पूछा जाता है, एक कालीबंगा सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जिस प्रकार आहड़ सभ्यता थी, आहड़ नदी के किनारे स्थित थी। गणेश्वर थी, कांतली नदी के किनारे स्थित थी। और अगर मैं बात करूं विराट सभ्यता है, वो कहाँ पर थी? बाणगंगा के मुहाने पर स्थित। इसी प्रकार अगर पूछेगा कालीबंगा सभ्यता है किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये घग्गर है, नट नदी है, नाली है, पाट है, मृत है या सोतर है। ये एक घग्गर नदी के अलग अलग नाम है। तो ये पूछेगा कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के मुहाने पर बसी हुई है। कालीबंगा की बात करते हैं, घग्गर है, नट है, नाली है, मृत है, सोतर है, ठीक है। इस प्रकार ये एक ही नदी के अलग अलग नाम है। इनमें से एक आपको नाम दे देगा, उससे आपको टिक करना होगा। तो घग्गर नदी के मुहाने पर एक सभ्यता बसती है जिसका नाम कौन सा आता है? कालीबंगा है। अब ये घग्गर नदी है, क्या यह वर्तमान स्वरूप है इसी प्रकार थी, या प्राचीन समय में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो घग्गर जो नदी है, वर्तमान हम इसका जो स्वरूप देखें, प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता। घग्गर नदी को प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। इसके आज भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान का जो अधिकांश रेगिस्तान का जो हिस्सा है वो इसी जो सरस्वती नदी है विलुप्त होने के कारण, क्योंकि ये भाव क्षेत्र के साथ मिट्टी लाती थी, धीरे धीरे इसका भाव क्षेत्र खत्म हो, सरस्वती नदी लगभग विलुप्त हो गई है। तो जो इसका भाव क्षेत्र था उसमें जो मिट्टी आई, वो मिट्टी ने क्या है अभी रेगिस्तान का स्वरूप ले लिया है। तो इस प्रकार अगर बात करते हैं, घग्गर नदी को प्राचीनतम सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। इसे वर्तमान समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। हरियाणा में इसे अलग नाम से जानते हैं, और आगे जब बढ़ती है पाकिस्तान में जाती है तो इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो घग्गर नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश जो स्तर है, हिमाचल प्रदेश है, वहां की शिवालिक यानी कालका की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हमने भाग पढ़ा था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, जो ज्योग्राफी जब पढ़ी थी उसमें चर्चा की थी। तो अगर मैं बात करूं, घग्गर नदी है, इसका उद्गम स्थल है, ये कौन सा आता है? इसकी अगर बात करते हैं, कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक पर्वतमाला है, वहां पर एक कालका की पहाड़ी है, वहां से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे अगर मैं बात करूं तो प्राचीन समय में सरस्वती कहा जाता था, लेकिन आज इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। यह नदी फिर वहां से उद्गम होकर, हिमाचल प्रदेश से उद्गमित होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में बहने के बाद हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में ही राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां पर से घग्गर है, नट नदी है, नाली है, पाट है, मर्त है, सोतर के नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या पाकिस्तान तरफ जाती
आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर जाती है, पाकिस्तान में एंट्री करती है। जब इसे पाकिस्तान में एंट्री करवाई जाती है, पाकिस्तान में पानी अपने साथ लेकर जाती है, तो वहां पर इसे हकरा नदी के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। जब काफी उफान पर होती है, जैसे मानसून का समय आता है, तो घग्गर नदी में बाढ़ आने की संभावना, पिछली बार आपने देखी बहुत बाढ़ आई थी, नाली कहा जाता है जिसे सामान्य भाषा में। तो हनुमानगढ़ और ये गंगानगर का क्षेत्र ये डूबने के कारण था, हरियाणा और हनुमानगढ़ का क्षेत्र डूबने के कारण पर था। ठीक है, लोग कहे रातों रात तैयार बैठे थे, कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये प्रशासन की जो प्रशासन ने बार बार चेतावनी दे रहा था, कभी आपको उठना पड़ सकता है। तो इसमें क्या, जब उफान पर होती है, कौन सी घग्गर नदी ये जब उफान पर होती है, जब इसका पानी पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान में जाने में क्या इसका भाव क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर इसे फोर्ट अब्बास के नाम से जाना जाता है। तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जो अपनी घग्गर नदी नाली पहुंचती है, तो वहां पर इसे क्या कहा जाता है, फोर्ट अब्बास है। सामान्य भाषा में पाकिस्तान के लोग इसे हकरा कहते हैं, लेकिन जब ये विद्रुत रूप धारण कर लेती है, यानी उफान पर होती है, पानी इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां के लोग इसे क्या कहते हैं, फोर्ट अब्बास कहते हैं। तो ये घग्गर जो नदी है, इसी के किनारे एक अपनी सभ्यता बसती है, जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। 1951-52 में इस सभ्यता की खोज प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा की गई। पीए घोष ने क्या कालीबंगा की खोज करते हैं, और इसका बाद में 1961 से लेकर 1969 तक इसका उत्खनन संबंधित कार्य किया जाता है, जिसमें बी लाल है, बिरजवासी लाल है और बी के थापर के द्वारा इसकी उत्खनन संबंधित कार्य किया जाता है, और इसको खुदाई की जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार की क्या चीजें मिलती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये दो रूपों में थी। ठीक है, कालीबंगा की बात करते हैं तो इसके कितने थे, दो रूप आते हैं, एक तो दुर्गीकृत है, एक अदुर्गीकृत है। ठीक है, दुर्गीकृत यानी चारों तरफ प्रकोटा बना हुआ था, अदुर्गीकृत कुछ क्षेत्र ऐसा था जहां पर प्रकोटा नहीं था। इसके कालीबंगा को जब उत्खनन किया गया था, तो उसमें 5 स्तर थे। कालीबंगा के प्रश्न पूछा जाता है, उत्खनन के समय इसके कितने स्तर थे, 5 स्तर बताए गए थे। लेकिन बाद में जो 2 स्तर थे, वो प्राग हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता उससे भी प्राचीन थे, तो उनका ज्यादा क्या है डिस्कस नहीं किया जाता है। इसके बारे में पूछा जाता है कि 2 सभ्यताएं, ठीक है, 2 सभ्यताएं, उनको क्या बोल दिया जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो बहुत प्राचीन थी, उनसे समकालीन है। 2 स्तर तो इसके क्या उनसे समकालीन, उनको नहीं पढ़ा जाता है। केवल हम 3 स्तर पढ़ते हैं, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन और क्या पश्च हड़प्पा है। ठीक है, यानी प्राग हड़प्पा है अपने से थोड़े से पहले, अब अपने जब आए तब, और अपने के बाद में थोड़ा सा है। ठीक है, ज्यादा प्राचीन चीजें इसमें नहीं पढ़ी जाती है। मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा सभ्यता, उनके बारे में तो आपने देखा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, सिंधु नदी सभ्यता है, सिंधु के आसपास के लोग थे, वहां पर एक सभ्यता बसाते हैं, जिसे सिंधु सभ्यता या क्या कहा जाता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आसपास लोग बसे थे, सभ्यता अपने नाम से बसाते हैं, तो सिंधु सभ्यता या इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। बाद में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, 1947 में विभाजन होने के कारण यह सभ्यता कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि राजस्थान की या पूरे भारत की सभ्यताओं की बात करते हैं, तो सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं कौन सी, हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यताएं। कि सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं की श्रेणी में कौन सी आती है, हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यताएं आती है। तो अपने वाले भी क्या है, कहेंगे कि हमारा भी क्या कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो प्रायता उनको मिल रही है, पहले स्थान पर वो आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता है। तो भारत के प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है, वो इसके समकालीन। ठीक है, इसमें कुछ 2 स्तर तो क्या उससे भी प्राचीन थे, बाद में क्या सारी चीजें इसके समकालीन थी, इस प्रकार के इसकी खोज की जाती है। तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक सभ्यता थी, लंबे समय तक चली थी, और वहां पर क्या बरसात होने के कारण जो सिंधु नदी थी उसमें उफान आ जाता है। आपने फिल्म देखी, मोहनजोदड़ो फिल्म है, कभी देखिएगा टाइम मिले तो, ऋतिक रोशन की फिल्म है। उस फिल्म में क्या है, सिंधु जो सभ्यता थी, ये मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता अवशेष थी, वो बसती है। वो कहे जब इस सिंधु नदी में उफान आ जाता है, तो सिंधु नदी उफान आने के कारण ये निचले स्तर पर सभ्यता बसी थी, वो कहे तहस नहस हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सभ्यताएं थी, उसी प्रकार कोई किसी प्रकार से हुई थी, कोई किसी प्रकार से अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हम इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जो मूलतः कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो पहला पॉइंट तो इसमें चर्चा करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कौन सी पढ़ेंगे हम, कालीबंगा सभ्यता है। इसको शब्द को जब तोड़ते हैं, काली प्लस बंगा है, बंगा मीन्स क्या, तो चूड़ियां होती है, काली मतलब काली यानी काले रंग की चूड़ियां हैं, सामान्य भाषा में इसके किस नाम से जाना जाता है, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां हैं। तो पहले हम देखते हैं कुछ सरस्वती नदी है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सरस्वती नदी की अगर हम बात करते हैं, सरस्वती
नदी की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका हमने सुना होगा कि सरस्वती नदी बहती थी। प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम कौन सा है? सरस्वती है। कौन सा आता है? प्राचीन समय में, प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम सरस्वती था। कौन सा था? सरस्वती था। गंगा जमुना सरस्वती सब था, सॉन्ग आया था, गंगा जमुना सरस्वती है, तीनों का संगम हुआ करता था। लेकिन सरस्वती बाद में विलुप्त हो जाती है, देखने को नहीं मिलती है। इसलिए इसका अगर पूछा जाता है कि ये सरस्वती नदी जो बहती थी, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि सरस्वती नदी बहती थी? तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। कौन सा आता है? ऋग्वेद है। सरस्वती नदी का प्रमाण हमें अपने ऋग्वेद में मिलता है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो कौन सा आता है? ऋग्वेद। इसमें अगर मैं बात करूं तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने हैं? 10 मंडल है, वह 1028 क्या है? 10 मंडल व 1028 सूक्त। कौन सा? ऋग्वेद में। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो कौन सा आता है? ऋग्वेद आता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं ऋग्वेद में, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी आती है? सरस्वती है। सरस्वती क्या है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी इसे माना जाता है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है वो अपनी सरस्वती नदी को माना जाता है। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा आता है? ऋग्वेद है। इसमें अगर मैं बात करूं 10 मंडल में 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 सूक्त है। यदि अगर बात करते हैं ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। किसको? अगर मैं बात करता हूं ऋग्वेद को यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को एक संस्था है, कोई भी चीज प्रचलित होती है तो यूनेस्को से अपने अधीन ले लेती है। जैसे राजस्थान के किले हैं तो यूनेस्को ने इसे अपने अंडर में लिया है और इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, एक आपने सुना होगा जो पणियारी इडुणी है, कालबेलिया के जो नृत्य है, इसमें कंचन है, कमली है, राजू है, इनके नाम को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व धरोहर की सूची में क्या शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में ये अपने को मानते हैं। तो ये सरस्वती नदी जो बहती थी, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? क्या ऐसे ही हम ऋग्वेद के आधार पर कह रहे हैं कि सरस्वती नदी बहती थी? नहीं, इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण हमें कौन देता है? सरस्वती नदी का वैज्ञानिक प्रमाण एक संस्था है, काजरी है, CAZAR, काजरी है। काजरी संस्थान है, इसके द्वारा सरस्वती नदी का वैज्ञानिक प्रमाण दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एड जोन रिसर्च इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट है, CAZAR। ठीक है, काजरी है, सेंट्रल एड जोन रिसर्च इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट है, जो कहां पर है? ये संस्थान है जोधपुर में स्थित। सभी जानते हो काजरी को है। नवीनतम शोध करना हो, किसी के बारे में जानना हो, किसी के बारे में कुछ बताना हो तो काजरी बताता है। ठीक है, सेंट्रल एड जोन रिसर्च इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट 1959 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय, इसका हिंदी में अर्थ की बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है। कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। तो काजरी इसका वैज्ञानिक प्रमाण बताता है। पूछेगा कि सरस्वती नदी के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो काजरी एक संस्था है, उसके द्वारा वैज्ञानिक प्रमाणता के बारे में बताते हैं। सेंट्रल एड जोन रिसर्च इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट। तो समझ में आया? प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या? सरस्वती नदी। इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद जो है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। पुरुष मंडल भी इसमें शामिल किया गया। आपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसमें ऋग्वेद है, युद्ध सारे के बारे में चर्चा की होगी, तो वहां पर ये मंडल और सूक्त वहां पर अच्छे डिटेल से बताए जाते हैं। तो सरस्वती जो नदी है वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है और ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में विश्व धरोहर की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो अपना ऋग्वेद ग्रंथ है, इसे शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो सरस्वती नदी बहती है इसका केवल हम ऋग्वेद के आधार पर वर्णन कर रहे हैं या इसका कोई वैज्ञानिक भी में कोई आधार, वैज्ञानिक भी कोई प्रस्तुत कर रहा है? तो उसका सेंट्रल एड जोन है, सेंट्रल एड जोन रिसर्च इन्वेस्टमेंट है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर है,
जिसकी स्थापना 1959 के अंदर की गई थी, ये इसके बारे में वैज्ञानिक प्रमाणता देता है कि हाँ सरस्वती नदी बहा करती, सरस्वती नदी क्या है बहा करती थी। ठीक है, तो ये सरस्वती जब नदी है बहती है, ये अपना कौन सा राजस्थान है, ये कौन सा राजस्थान है। तो राजस्थान में अलग अलग जगहों पर इसके क्या अवशेष देखने को मिलते हैं। सरस्वती नदी है हनुमानगढ़ में कहीं से गुजरी है, जैसलमेर में बाड़मेर में कहीं से गुजरी है। ठीक है, तो इसकी एक नहीं, इसकी एक समय सीमा थी, यानी जिस रास्ते से जाती है उसके बारे में बताया गया। तो वहां पर जब जैसलमेर में जब ये बहती है, ये नदी कहां पर है, जैसलमेर में बहती है, तो वहां पर क्या है एक ऐसा गड्ढा बना हुआ, एक गड्ढा बना हुआ है जिसे चंदन नलकूप कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, चंदन नलकूप, चंदन नलकूप, या इसे थार का गड्ढा कहते हैं। चंदन नलकूप या थार का गड्ढा है, कहा जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी का पानी आया करता था। ठीक है, जब लोग देखते हैं जैसलमेर के आसपास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कहीं गड्ढा बना हुआ है जिसमें क्या है सरस्वती नदी का पानी आज भी है। तो इसे क्या कहते हैं, चंदन नलकूप, या चंदन नलकूप, या दूसरा क्या कहा जाता है थार का गड्ढा है। थार है रेगिस्तान, थार का गड्ढा किसे कहा जाता है, चंदन नलकूप को कहा जाता है, जो कहां पर स्थित है अपने जैसलमेर में। इसी थार के गड्ढे से 60 किलोमीटर दूर एक पट्टी है, एक है पट्टी है जिसे जल पट्टी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है जल पट्टी है। इसका नाम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज है। क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चंदन नलकूप से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक लाठी सीरीज है, वो किससे संबंधित है, लाठी सीरीज है वो किससे संबंधित है, तो लाठी सीरीज क्या है, एक जल पट्टी है, यानी जल की इस प्रकार की एक पट्टी है कि इस क्षेत्र में क्या जल पाया जाता है। 60 किलोमीटर की क्या है एक पट्टी है जो क्या है थार के गड्ढे से थोड़ी दूर पाई जाती है, जिसमें क्या जल देखने को मिलता है। लाठी सीरीज क्या है, एक जल पट्टी है जिसमें क्या होती है सेवन घास, जिसमें क्या होती है सेवन घास होती है। जल पट्टी लाठी सीरीज के अंदर है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें सेवन घास है, क्या देखने को मिलती है, सेवन घास देखने को मिलती है, जो साहिवाल गाय खाती है। साहिवाल गाय जो होती है वो इस सेवन घास का अर्जन करती है, साहिवाल गाय। तो जैसलमेर से चंदन नलकूप से जो एक थार का गड्ढा है उससे दूरी पर एक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम लाठी सीरीज, जिसे क्या कहते हैं लाठी सीरीज है। ये क्या है एक जल पट्टी, जल जल है इसमें, तो ये क्या है जल पट्टी है, जिसमें क्या होता है कि एक घास उगती है जिसका नाम क्या है सेवन घास, जिसका नाम क्या है सेवन घास है। और इस सेवन घास का उपयोग वहां की जो साहिवाल गाय होती है उनके द्वारा किया जाता है, वो इस घास को खाती है। ठीक है, तो ये नदी है, ये नदी की अगर हम बात करते हैं इसके किनारे कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा है। तो समझ में सरस्वती नदी प्राचीन समय में बहती थी। इसका प्रमाण हमें प्रथम बार तो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, और इसी के अंदर सबसे पवित्र जो नदी है वो कौन सी आती है, सरस्वती नदी। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में माना गया है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है ऋग्वेद। इसकी क्या वैज्ञानिक प्रमाणता भी कोई बताता है, तो इसका काजरी जो है इसके वैज्ञानिक प्रमाण होने के बारे में सूचना देता है। जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, काजरी संस्थान कहाँ पर, अपने जोधपुर में है, जो इसके बारे में क्या वैज्ञानिक प्रमाणता के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में बताता है। ठीक, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि जैसलमेर में भी सरस्वती नदी बहती थी, बाड़मेर में भी बहती थी, जालोर है जो क्षेत्र विस्तृत है इसका जो भाव क्षेत्र था उसमें ही बहती थी। तो जब यह जैसलमेर के आसपास बहती थी तो वहां पर ये किसने गड्ढा बनाया था, जिस गड्ढे को क्या कहा जाता है वर्तमान में चंदन नलकूप या थार का गड्ढा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आज भी कहते हैं कि पानी पड़ा है, पानी यहाँ पर के आज भी पड़ा हुआ है। जिससे थोड़ी ही दूर चलते हैं तो यहाँ पर एक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी पाई जाती है, जो कौन सी है, लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं, जो क्या है एक जल पट्टी है। पहले एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया लेकिन अब कम पूछते हैं। तो लाठी सीरीज क्या है, एक जल पट्टी है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर से पाई जाती है। और यहाँ पर एक घास उगती है जिसका नाम क्या है, सेवन घास है, और इस सेवन घास का प्रयोग अपने साहिवाल गाय करती है। अच्छा, तो सेवन घास को बहुत अच्छा माना जाता है। जब ये साहिवाल गाय इसका उपयोग करती है तो ये क्या है, इसकी पुष्टि कर देती है। इसमें क्या सभी तत्व होते हैं, तो सभी तत्व होने के कारण
सभी तत्व होने के कारण क्या है, ये दूध बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है, सरस्वती जो नदी है ये अपने हनुमानगढ़ में गुजरती है, तो इसके क्या क्या नाम है, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था ये सरस्वती जो नदी है अब वर्तमान में विलुप्त हो गई है, लेकिन इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर क्या लिए जाते हैं, अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो जब ये हरियाणा से गुजरती है तो इसे अलग नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में इसे अलग नामों से जाना जाता है। तो ये अपना कौन सा है, राजस्थान, विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति का है, इसे अपना राजस्थान। यहाँ क्या है, शिवालिक पर्वतमाला है, ये कौन सी आती है, अपनी शिवालिक पर्वतमाला है, इस प्रकार के बना लीजिए, ये पत्थरनुमा संरचना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये क्या है, शिवालिक पर्वतमाला है, पर्वतमाला या कालका की पहाड़ी है, दोनों में से एक ऑप्शन आपको देगा, कालका की पहाड़ी। शिवालिक पर्वतमाला या कालका की पहाड़ी ये कहां पर स्थित है, अपने हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पर्वतमाला कालका की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, एक क्या है, नदी का उद्गम होता है, ये नदी यहां से निकलती है, ठीक है। इनमें क्या है, बर्फ पिघलती, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से बर्फ पिघलती है, पानी भाव क्षेत्र के साथ आ गया है, तो यहाँ से पानी साथ में आता है, ये पानी साथ में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक नदी निकलती है यहाँ से, इसे सरस्वती कहा जाता है। इसके अलग अलग जगहों पर अलग नाम, वर्तमान में विलुप्त हो गया, लेकिन इसके अवशेष देखने को मिलते हैं और अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बाद में ये हरियाणा आती है, हिमाचल प्रदेश से निकलकर बाद में कहां प्रवेश करती है, कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, फिर ये कहां पर आती है, हरियाणा में आती है, और हरियाणा में बहने के बाद अपने कहां पर आती है, राजस्थान में आती है, ठीक है। कहां पर आती है, राजस्थान में आती है, और राजस्थान में ये कहां पर आती है, हनुमानगढ़ है, राजस्थान में कहां पर आती है, हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, जहां इसे घग्गर है, जहां इसे घग्गर है, नट नदी है, नट है, नाली है, घग्गर नदी, नट है, नाली है, पाट है, शोत्र है, नट घग्गर है, नट नदी है, नाली है, पाट है, शोत्र या मर्त नदी के नाम से जाना जाता है, या क्या कहते हैं, मर्त नदी है। तो ये एक ही नदी के नाम है जो क्या है, घग्गर है, जो इसका प्राचीन कौन सा है, सरस्वती का अवशेष माना जाता है। तो जब यह हमारे हनुमानगढ़ में आती है तो इसके अलग अलग नाम हैं, घग्गर है, नट नदी है, नाली है, पाट है, शोत्र है, या मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के किनारे एक सभ्यता बस्ती है जिसका नाम कौन सा है, कालीबंगा है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता बस्ती है जिसका नाम कौन सा है, कालीबंगा है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको नदी को आगे बढ़ाते हैं। फिर ये नदी पाकिस्तान में जाती है, कहां पर जाती है, पाकिस्तान में जाती है। हम देखते हैं कि अपना भाव क्षेत्र ज्यादा हो जाता है तो पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया जाता है। तो जब सामान्य भाव होता है उस समय पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। ये जो घग्गर नदी होती है ये सामान्य भाव से जब पाकिस्तान की ओर प्रवेश करती है तो उस समय से हकरा के नाम से जाना जाता है, यानी हकरा नदी अपने घग्गर, वहां पर ये क्या कहते हैं, हकरा नदी आ रही है, ठीक है, हकरा नदी बह रही है। लेकिन जब ये उफान पर होती है, यानी यहाँ पर बरसात हो, मानसून का समय को, अभी बरसात स्टार्ट हो, यहाँ पर बरसात होती है तो इसमें क्या भाव क्षेत्र बढ़ जाता है, फिर हरियाणा में भी बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या हनुमानगढ़ में क्या टूटने की कार पड़ती है, पिछले समय हमने देखा था टूटने की कार पड़ती थी, यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, यहाँ पर भी क्या निर्देश दे दिए जाते हैं। तो जब ये इसमें भाव क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी पानी का भाव ज्यादा हो जाता है, तो ये नदी अपना पानी इसके साथ पाकिस्तान की तरफ ले जाती है, पाकिस्तान में इसका भाव क्षेत्र बढ़ेगा। तो वहां पर जब इसका उफान पर होती है, हकरा नदी जब उफान पर होती है तो इसे वहां पर किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर इसे फोर्ट अब्बास, कौन सा अब्बास है, फोर्ट अब्बास के नाम से जाना जाता है। यानी हकरा क्या होगी, उफान पर होगी, हकरा का पानी क्या है, अपने पथ गमन से, यानी जो लेवल है उस लेवल से ऊपर हो गया, तो पाकिस्तान के लोग इसे क्या कहते हैं, फोर्ट अब्बास है। प्रश्न पूछ लिया जाए, हकरा नदी जब उफान पर होती है तो पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में जब उफान पर होती है तो इसे फोर्ट अब्बास के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। हिमाचल प्रदेश कालका की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है।
ये हरियाणा में आती है, हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है, बाद में राजस्थान में, फिर कहां पर, पाकिस्तान में जाती है। तो यहाँ पर एक घग्गर नदी है जिसके किनारे अपनी सभ्यता बसती है, जिसका नाम कौन सा, कालीबंगा है। तो इस कालीबंगा सभ्यता की खोज की अगर मैं बात करता हूं, खोजने का कार्य किसने किया था, 1951 में प्रोफेसर अमलानंद घोष है, पीए घोष कहा जाता है, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, पीए घोष है, यानी प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। और इनके द्वारा यह जो खोज थी 1951-52 में खोज की गई थी। और इसके बाद में इसका उत्खनन भी करेंगे, यानी खोज करने से नहीं, उसको खोदने का भी कार्य करेंगे। तो इसका उत्खनन संबंधित कार्य 1961 से लेकर 1969 तक बीपी लाल, ब्रजवासी लाल और बी के थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं उत्खनन। कौन सा खनन है, उत्खनन है। 1961 से लेकर 1969 तक इसका उत्खनन किया गया। समय लगता है कोई चीज को खोदने में, ठीक है। एक मकान बनाते हैं तो उसकी नींव को खोदने में 2-4 दिन समय लग जाता है, नींव बनाने में, ठीक है, उसका ढांचा बनाने में। तो ये तो क्या है, एक पूरी सभ्यता थी, इस सभ्यता को खोजने में कुछ समय लगा था। इसके उत्खनन संबंधित कार्य 2 व्यक्ति करते हैं, बीबी लाल। कौन से लाल है, ब्रजवासी बीबी लाल है, फुल फॉर्म क्या है, ब्रजवासी लाल है। दूसरा आता है बी के थापर है, बी के थापर है। तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस जो कालीबंगा सभ्यता है, जो कहां पर आती है, हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है, इस सभ्यता को क्या है, उत्खनन का कार्य किया था। इसका क्या है, उत्खनन संबंधित कार्य किया गया था। तो बीबी लाल का फुल फॉर्म क्या है, ब्रजवासी लाल। और दूसरा बी के थापर की बात करते हैं तो बालकृष्ण थापर है, ठीक है। लिखना चाहे तो लिखना, बी के का क्या है, बालकृष्ण है, बालकृष्ण थापर है। और बीबी लाल क्या है, ब्रजवासी लाल है। कौन सा लाल, ब्रजवासी लाल है। इनको तो आप जानते होंगे, ब्रजवासी लाल को तो भली बात जानते होंगे। अभी सितंबर 2022 में इनका क्या देहांत हुआ है। ये कब के बहुत पुराने हैं, अभी इनका देहांत हुआ है। और 2021 में मरणों से पहले, ठीक है, इनके मरने से पहले इनके भारत विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है, पद्म विभूषण से क्या है, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ब्रजवासी जो लाल है, इन्हें 2022 में 9/22 जो 9 सितंबर 2022 में इनका देहांत हो गया। 9वें महीने में 2022 में इनका देहांत हो। काफी वर्षों चर्चा में रहे थे इनके बारे में कि हाल ही में किस जो भूगोलवेत्ता या किस जो शास्त्री, ठीक है, ये क्या खोजने का कार्य करते थे, ठीक है, तो इनका क्या देहांत हो जाता है। तो काफी चर्चा में रहती, कई दिन अखबार में रहते इनके बारे में। 2022 में ब्रजवासी लाल का हाल ही में देहांत हो गया। इन्हें जो क्या है, पद्म विभूषण से क्या सम्मानित किया गया था, 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये क्या, इनके उत्खनन संबंधित कार्य किए गए थे। अब जो अपनी कालीबंगा सभ्यता है, इसके स्तर की बात करेंगे तो जब उत्खनन किया गया था तो इसके कितने थे, 5 स्तर थे। उत्खनन के समय इसके स्तर कितने थे, यानी कालीबंगा के क्या पार्टों में, कितने पार्टों में डिवाइडेशन किया गया था। तो जब स्तर की बात करते हैं उत्खनन के समय, इसके 5 स्तर थे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को देखना, अगर 5 दिया होगा तो 5 को करेंगे, अगर 5 ने देकर 3 दिया होगा तो 3 करेंगे। तो 5 स्तर थे, जिनमें से 2 स्तर तो क्या है, हड़प्पा कालीन के समकालीन या उससे भी प्राचीन थे। हड़प्पा कालीन जो सभ्यताएं थी उससे भी प्राचीन थे, लेकिन 3 स्तर है वो अपने समकालीन आसपास थे, ठीक है। तो 3 स्तर, 5 स्तर में से 2 तो प्राचीन थे, 2 स्तर प्राचीन थे, 3 क्या है, यानी 3 उसके बाद में थे, हड़प्पा कालीन के बाद के स्तर थे, ठीक है। तो 3 स्तरों के बारे में पूछा जाता है। एक तो आता है अपना प्राग हड़प्पा है, दूसरा आता है प्राग हड़प्पा समकालीन है, और तीसरा आता है पस हड़प्पा है। इसमें कहा जाता है कि प्राग हड़प्पा है, यानी अपने ऊपर लीजिए, मैं हूं, मेरे से पहले भी ये दुनिया थी। और दूसरा कहा जाता है हड़प्पा समकालीन, यानी मैं नहीं था तब से भी पहले दुनिया थी। प्राग हड़प्पा की पहली बात करना चाह रहे हैं, प्राग हड़प्पा यानी मैं इस दुनिया में आया, मेरे दुनिया में आने से पहले ये दुनिया थी। फिर क्या कहा जाता है, हड़प्पा समकालीन, यानी मैं इस दुनिया में स्थित हूं तो मेरे समकालीन भी क्या है, दुनिया है। तीसरा है पस हड़प्पा, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, उसके बाद में ये दुनिया रहेगी। तो इसने क्या 3 स्तर बताए हैं कालीबंगा के, प्राग हड़प्पा है, हड़प्पा समकालीन और पस हड़प्पा है। मुख्यतः 3 है, वैसे इसके स्तर 5 लिए जाते हैं। आरबीसी एनसीईआरटी की बुक अगर उठाएंगे तो वहां 5 स्तर दिए जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा समकालीन सभ्यता के स्तर कितने थे, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके स्तर कितने थे, यानी कालीबंगा के स्तरों के बारे में बात कर रहा था। तो इसके कितने 5 स्तर बताए, कितने हैं 5 स्तर बताए गए, ठीक है। तो अगर
वो उलझाने की कोशिश करते हैं तो 5 स्तरों को उठाया जाता है, लेकिन जो अपने काम के स्तर थे वो मुख्य थे कितने, 3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को देखना, वो तो चेंज कर नहीं सकते, जिस प्रकार ऑप्शन में देगा उसी प्रकार का अपने को आंसर देना होगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे तब और देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा के स्तर कितने थे, वैसे 5 थे, लेकिन अगर पूछे 2 तो क्या थे, प्राचीन थे, 2 तो क्या है, प्राचीन थे, हड़प्पा कालीन से भी, तो 3 स्तर इसमें पूछा जाता है, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन, और कौन सा आता है, पस हड़प्पा है, कौन सा आता है, पस हड़प्पा है। अब अगर बात करते हैं कालीबंगा है, कालीबंगा है तो उसके कितने कितने भागों में, ये स्तर तो कितने थे, 5 थे या 3 थे। दूसरा पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है इनको कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है, कालीबंगा जो सभ्यता है इसको कितने भागों में बांटा गया, ये सभ्यता थोड़ी सी बड़ी है, इसमें 2 क्लास है। ठीक, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें मैटर ज्यादा है। ठीक है, वैसे तो क्या कराने तो करवा दो, स्पीड से क्या समझ में नहीं आएगा। तो कालीबंगा की अगर बात करते हैं, कालीबंगा को 2 भागों में बांटा, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा। एक तो क्या आता है, दुर्गीकृत है, एक तो कौन सा क्षेत्र आता है, दुर्गीकृत है, दूसरा आता है अदुर्गीकृत। कौन सा दुर्गीकृत, अदुर्गीकृत, दुर्गीकृत क्षेत्र है, यानी कालीबंगा का जो क्षेत्र था उसके आसपास कुछ में तो क्या है, इस प्रकार परकोटा तैयार किया हुआ, दुश्मनों से बचने से या किसी प्रकार से कोई होता है संरचना होती है उसमें, तो कुछ क्षेत्रों को दुर्गीकृत किया गया था, लेकिन कुछ क्षेत्र था जिसका इनके द्वारा कवर नहीं किया गया था, तो कालीबंगा को 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा के भाग बताइए, स्तर तो हमने देख लिए, कालीबंगा के भाग बताइए, तो कालीबंगा के 2 भाग है, एक तो दुर्गीकृत है, एक कौन सा आता है, अदुर्गीकृत है। इसको फिर वो उलझाने की कोशिश करता है, इसको फिर उलझाने की कोशिश करता है। एक बार कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया कि कालीबंगा कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं उसकी जो संरचना है, उसकी संरचना है वो एकल पक्षीय थी या द्विपक्षीय थी, यानी अगर मैं बात करूं साधारण भाषा में कि इसकी प्राचीर किस प्रकार की थी। ठीक है, तो कालीबंगा की दोहरी रक्षा प्राचीर है, किस प्रकार की है, दोहरी रक्षा प्राचीर। कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए कालीबंगा की रक्षा प्राचीर बताइए, या एक पक्षीय द्विपक्षीय है, तो कालीबंगा क्या है, दोहरी रक्षा प्राचीर। दोहरी रक्षा किससे, दुर्गीकृत भी है अदुर्गीकृत, दोनों को जब जोड़ेंगे तो किस प्रकार की दोहरी होगी, रक्षा प्राचीर कालीबंगा किस प्रकार की दोहरी है, यानी कुछ क्षेत्र को तो उन्होंने क्या प्रकोटे के रूप में ले लिया और कुछ क्षेत्र के इनका प्रकोटे के रूप में नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर किस प्रकार की रक्षा प्राचीर है, दोहरी रक्षा प्राचीर है। कालीबंगा की रक्षा प्राचीर किस प्रकार की है, दोहरी रक्षा प्राचीर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो कालीबंगा जो है इसमें कुछ क्या किलेबंदी की अवशेष मिलते हैं, सामरिक महत्व और किलेबंदी की अवशेष मिलते हैं। इसी में पॉइंट है कि कुछ क्षेत्र को दुर्गीकृत किया गया है तो इसमें कौन सा किलेबंदी भी होगी। अगर किलेबंदी अगर हमने दुर्गीकृत कर ही दिया है पर कोटा तैयारी कर दिया है तो हम क्या है एक किलेनुमा संरचना बनाएंगे। तो इसमें क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो सामरिक महत्व के लिए किलेबंदी की संरचना देखने को मिलती है। तो कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं सामरिक, जो कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो सामरिक महत्व के लिए किलेबंदी के अवशेष देखने को मिलते हैं। वो यहाँ से पॉइंट आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा में क्या सामरिक महत्व के लिए किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं, या इससे पूछ लिया गया था कि निम्न में से किस सभ्यता में किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं, तो वो अपनी कौन सी कालीबंगा सभ्यता थी। हमने देख लिया वो दुर्गीकृत है वहां, यानी दोहरी रक्षा प्राचीर की थी, एक तो दुर्गीकृत है एक अदुर्गीकृत है। तो दुर्गीकृत की अगर बात करते हैं साधारण सी भाषा में है, अपने जब कोई कहीं पर मकान बनाते हैं, खेत में परिवेश में ढाणी बनाते हैं तो उसके चारों तरफ परकोटा तैयार करते हैं, यानी अपने रक्षा प्राचीर तैयार करते हैं। सामरिक महत्व के लिए रक्षा प्राचीर तैयार करते हैं। सामरिक महत्व यानी किसी दूसरे के द्वारा अपनी सभ्यता के ऊपर कोई प्रकार से दबाव बना, किसी प्रकार का आक्रमण करना न कर ले, इसको रोकने के लिए एक है चारों तरफ परकोटा तैयार किया जाता है। अपने घर परिवेश में करते हैं, चारों तरफ पहले बाढ़ बोझा करते हैं कि कोई लोग है अपने अपने क्षेत्र में ना आ जाए। तो इस प्रकार कालीबंगा की अगर बात करते हैं दोहरी रक्षा प्राचीर। ठीक है, ये 2 भागों में था, दुर्गीकृत है और अदुर्गीकृत है। इसकी अगर बात करते हैं किलेबंदी की संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता थी वो किस प्रकार थी, प्राग हड़प्पा थी, हड़प्पा समकालीन थी, या किस प्रकार का काल था, आदि ऐतिहासिक काल था, प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल था। अगर मैं बात करता हूं कि जो यह सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता है, इसमें जगह नहीं है, कालीबंगा सभ्यता है वो किस प्रकार की, कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की थी, अपनी आदि ऐतिहासिक काल की थी। कालीबंगा का सामान्य होता है काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा आद्य ऐतिहासिक काल की, आद्य
ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। और किस प्रकार की थी सभ्यता की? अगर हम बात करते हैं किस प्रकार की थी, ये नगरीय सभ्यता थी। कल हमने पढ़ा था आहड़ सभ्यता किस प्रकार की थी। आहड़ अपने क्या है, आहड़ नदी के किनारे बसा था, उदयपुर का क्षेत्र था। तो कौन सी सभ्यता थी अपनी? ग्रामीण थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कालीबंगा की, तो कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की है? कालीबंगा सभ्यता अगर मैं बात करता हूँ किस प्रकार की? नगरीय सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 पॉइंट पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल तो उसे कहा जाता है, आगे चर्चा करेंगे, जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जिसमें मनुष्य व्यक्ति थे झुंड में रहना, शिकार करना और कृषि करना स्टार्ट किया था। जब आदि ऐतिहासिक काल आता है तो इसमें क्या लिखित प्रमाण मिलता है, इसमें क्या लिखित प्रमाण मिलता है, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। लिपि इधर से इधर लिखी जाती है, इधर से यानी क ख ग इधर से इधर भी लिखती है और क्या है इधर से इधर भी लिखती है। तो क्या पढ़े व्यक्ति, ठीक है, यानी लिपि तो लिखी गई है लेकिन क्या है उसको अपठनीय है। तो इस प्रकार ये कौन सी आती है? कालीबंगा आदि ऐतिहासिक काल है। और कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। और युग की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा कौन सा युग है? कांस्य युग से संबंधित युग पूछेगा तो कौन सा आता है? कांस्य युग है, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करता है तो आदि ऐतिहासिक काल है, यानी प्राग ऐतिहासिक में तो क्या बिल्कुल लिखित प्रमाण नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई चीज हमें लिखित रूप में नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति होंगे समूह में रहना स्टार्ट करते हैं, कृषि करना स्टार्ट करते हैं, चूल्हे रूप में इस प्रकार के वो एक क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन जब आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं तो इसमें लिखित प्रमाण होंगे, लिखा जाएगा उनके द्वारा, लिखित प्रमाण होंगे, लेकिन पढ़ नहीं सकते। लिखित प्रमाण तो मिलेंगे लेकिन क्या होंगे? अपठनीय होंगे। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐसी संरचना जिसमें लिखा तो गया है, उन लोगों के द्वारा कोशिश तो की गई है, लेकिन लिपि बाईं से दाईं और दाईं से बाईं, यानी इधर से उधर भी लिख दिए, इधर से उधर भी लिख दिए शब्द, ठीक है, दोनों तरफ से लिखे हुए, तो दोनों तरफ से लिखा समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अपना दिमाग है एक ही संरचना को ढालता है, एक ही संरचना की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या अपठनीय है। और युग कौन सा आता है? कांस्य युग, ठीक है। तो इसमें और चीज रहेगी, वो क्या कल चर्चा करेंगे। जैसे जो कालीबंगा की सभ्यता की कितनी राजधानी थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और अगर बात करते हैं हड़प्पा, कालीबंगा की 2 राजधानी थी, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी किसको बनाया था, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, एक क्लास में समझ में नहीं आएगा। तो अगले क्लास में क्या हम कालीबंगा का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कल जो अपना है कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।